क्लास 12th का अपीयरिंग बच्चा या फिर जो क्लास 12 पास कर चुका होता है, तो वो अपने दोस्तों के मुँह से एनडीए का वर्ड ज़रूर सुनता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो ये एनडीए है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये क्या होता है? इसका एग्ज़ाम देने से हमें क्या फ़ायदा है? इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? किस तरीके से इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है? ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और बहुत सारे बच्चों के कॉमन डाउट थे एलिजिबिलिटी को लेकर, सिलेबस को लेकर, कट ऑफ को लेकर, वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में कवर करूँगा आपके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द सेशन। इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है आपके एनडीए एग्जामिनेशन को लेकर कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हाट इज एनडीए। एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जो कि सभी कैडेट्स को ट्राई सर्विस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज ट्राई सर्विस? ट्राई सर्विसेज में आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आ जाता है। तो आपका एनडीए एग्जामिनेशन देने से क्या होता है, आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर कमीशन होते हो। तो उसके लिए ट्रेनिंग कौन देता है आपको? नेशनल डिफेंस एकेडमी देता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मोटिव क्या है एनडीए एग्जामिनेशन का? एनडीए एग्जामिनेशन का सिंपल सा मोटिव ये है कि जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जैसे टीनेजर्स जो होते हैं आपकी एज के, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में कमीशन होकर एज एन ऑफिसर अपनी सर्विंग दे सकते हैं। मतलब आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन होगा वो आपको ऑफिसर बनाएगा। किसमें? इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो अगर मैं आगे बात करूं तो आपके एनडीए के फॉर्म्स कब आते हैं, क्योंकि आपको एनडीए के बारे में नॉलेज तो इतनी हो जाती है कि एनडीए आपका एक तरीके का एग्जाम है जिसमें आपको एग्जाम देना होता है, और फिर उसके बाद एसएसबी होता है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट या मेडिकल वगैरह होता है। तो आपका शुरुआत होती है आपके फॉर्म से। तो आपका एनडीए का जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है या फिर एनडीए एग्जामिनेशन जो है वो आपके साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक आपका जो फॉर्म निकलता है, इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के 2 महीने होते हैं, एक तो अप्रैल में साल में और एक सितंबर में। तो उसका जो फॉर्म होता है, जो पहला वाला फॉर्म है, या फिर तो दिसंबर में आ जाएगा आपका या फिर जन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे जो फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म 1 क्या मतलब? आपका एनडीए का फर्स्ट एग्जामिनेशन साल का, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर जो आपका कहते हैं ना कि वैकेंसी जो आती है वो दिसंबर में या फिर जनवरी में आ जाएंगी। दूसरे वाले फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, वो मई या फिर जून में होगा। इसको कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। ट्वाइस इन अ ईयर है, मतलब आपकी साल में 2 बार किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट आपका upsc.government.in है। एंड ये वाला जो एग्जामिनेशन है वो आपका नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। मतलब पूरे इंडिया के बच्चे, ऑल इंडिया बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होता है, तो ये ऊपर वाला तो हो गया किसमें, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होता है, तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट का होता है वो होता है अप्रैल में, सेकंड अटेम्प्ट होता है आपका सितंबर में। मतलब जो फॉर्म आपने दिसंबर में फिर जनवरी में जो फॉर्म आए थे उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा अप्रैल में, और जो मई या जून में आपका फॉर्म आएगा तो उसका आपका कहाँ होगा, कब होगा आपका? सितंबर में आपका होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि एसएसबी, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद फिर एसएसबी की भी डेट्स आती हैं, तो ये सारी चीजें मैं एक साथ आपको बता देता हूँ। एसएसबी की डेट आपके फर्स्ट बैच के लिए सितंबर या फिर अक्टूबर में आएंगी, और आपके सेकंड बैच के लिए जन में या फिर अप्रैल में आएंगी। ये आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में ना करके वो अगस्त और फिर सितंबर के बीच में कुछ कर ले, मतलब 1-2 महीने का गैप होता है। ट्रेनिंग कब होती है? फर्स्ट बैच को बुलाया जाएगा जनवरी में और सेकंड बैच को बुलाया जाएगा जुलाई में। ट्रेनिंग होती कहाँ पर है? एनडीए खड़गवासला पुणे में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग पीरियड मैंने यहाँ पर देखना ध्यान से, मैंने 3+1 ईयर से लिखा हुआ है, वैसे हालांकि 4 साल की ट्रेनिंग होती है। चल, अब एनडीए फिर एनई की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यही होती है। तो ध्यान से समझना, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ आपके। तो सिंपल सा क्या चीज है इसमें, आपको ध्यान में ये रखना है, जो बच्चे क्लास 12th में अपीयर्ड हैं या फिर क्लास 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, वही बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। क्लियर है भाई? एज आपकी जो है वो 16.5 से 19.5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, ये जो 16.5 से 19.5 जो एज रखी गई है, ये आपकी एकेडमी ज्वाइन करने तक की एज है 19.5। तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने का जो सही एज होगा वो आप यहाँ पर 16.5 से 18.5 कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपको जो अकेडमी ज्वाइन करवाने के लिए लगभग लगभग आपका 9 से 10 महीने या फिर आपको 1 साल भी लग सकती है। तो इसलिए 19.5 जो ईयर लिखा है ना यहाँ पर, तो 19.5 आपकी अकेडमी ज्वाइन करने की है। रिटर्न एग्जामिनेशन की जो डेट आपकी होगी वो 16.5 से 18.5 के बीच में हो जाएगी। ठीक है भाई? स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी स्ट्रीम ले रखा हो, वेदर आपके पास पीसीएम हो, पीसीबी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, पीसीएम भी हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि सर सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे इसमें
अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आप एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी स्ट्रीम आपने परस्यू कर रखी हो, आप एनडी का एग्जामिनेशन दे सकते हो। साथ ही साथ में इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का पार्टिसिपेशन अभी कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, और फर्स्ट बैच गर्ल्स का आपका पास आउट भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर दिया है रेड उसमें, कि देखो मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। चलो जी, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई, मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसका प्रेफरेंस एयरफोर्स या फिर नेवी है, ध्यान से समझना, जिसका प्रेफरेंस एयरफोर्स या फिर नेवी है, तो उनके पास पीसीएम या फिर पीसीएम भी होना चाहिए, मतलब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कंपलसरी है, होना ही चाहिए। किसके लिए? जो बच्चे एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो एनडी एग्जामिनेशन होता है वो आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में आपको सर्व करने का मौका प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो एयरफोर्स है और नेवी है, इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास पीसीएम होना कंपलसरी है। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो जो भी बच्चे पीसीएम जिनके पास है वो एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी तीनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर पीसीबी वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? आर्मी के लिए। क्लियर हुआ भाई? समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर मेरी परसेंटेज 12th में इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर द परसेंटेज। आपके एग्जाम, आपका जो क्लास 12 हो आप पास हो रखे हो, मोर देन इनफ है, इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई वुड से कि आप परसेंटेज अच्छी बनाना, उससे क्या होता है आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है किसी भी अफसर के सामने। ठीक है जी, चलो ठीक है भाई। चलो अब इसमें थोड़ा सा रोड मैप समझना। हालांकि ये रोड मैप जो है ना बहुत ईजी लगता है देखने में सिर्फ, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? फिल द फॉर्म। सेकंड स्टेप है जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, pass the written examination, pass the SSB interview, pass the medicals also, come in the final merit list and join NDA for the training, मतलब खड़गवासला। तो ये बहुत इजी लगता है पढ़ने में और देखने में और सुनने में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये सारे स्टेप जो हैं, प्रिपरेशन करना, एंड एग्जामिनेशन का रिटन एग्जामिनेशन पास करना, आपका एसएसबी पास करना, ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी हो, क्वालिटी वर्क होना चाहिए। क्वांटिटी वो मैटर्स नहीं करता है, क्वालिटी मैटर्स करती है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो तो आप इस एग्जामिनेशन को आसानी से निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के इवन है उन्होंने भी इस एग्जाम को निकाला हुआ है। तो आप तो ऐसा समझ लो कि इस एग्जामिनेशन को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको सिलेबस इसका बताऊंगा तो आप तो यही कहोगे कि ये तो सिलेबस वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब है इस एग्जामिनेशन को निकालना आसान है। चलो जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं एनडी रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो आपका होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, और सेकंड पेपर जो आपका होता है वो होता है आपका किसका? आपका जीएटी का, जिसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ये दोनों ही पेपर सेम डे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 आपका किसी और दिन होगा, पेपर 2 किसी और दिन होगा, नहीं, सेम डे पेपर होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं हर एक में, दोनों पेपर में मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें आपको कोई भी आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन है, एक टिक करना होता है आपको। ओएमआर शीट आपको फिल करनी होती है, इस तरीके की ओएमआर शीट आपको दी जाती है, इसको फिल करना होता है आपको। ऑफलाइन टेस्ट होता है, सबसे आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में इसका कुछ नहीं है। सबसे दिक्कत देने वाला पॉइंट दैट इज सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो आंसर इज यस, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखी जाती है। ठीक है, आपको दोनों ही एग्जामिनेशन में पास होना कंपलसरी है। अब कितना क्या परसेंटेज है पास होने का वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने घंटे होंगे? 2.5 घंटे होंगे, 2.5 आवर्स, दैट इज आपके पास होंगे 150 मिनट्स। ठीक है ना? तो मतलब मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें भी आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, जीएटी का पेपर होगा उसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे की बात करूं आपसे, हाँ जी, अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 2.5 मार्क्स। इट मीन्स कि आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए मैथमेटिक्स के? 300 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के लिए हो गए। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है कितनी है? 0.83। मतलब हर एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया है तो वो कितनी नेगेटिव मार्किंग लिखी जाएगा? माइनस हो जाएंगे आपके 0.83 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल मार्क्स की, तो यहाँ पर कितने हैं टोटल मार्क्स? 300 मार्क्स हैं, और टाइम अलॉटेड कितना है? 2.5 घंटे है।
ठीक है भाई। अब आगे मैं अगर बात करूँ आपसे जीएटी की, तो जीएटी में आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 150 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चंस कैरीज आपके 4 मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए 600। लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी बैठी हुई है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1.33, ठीक है ना। और 2.5 घंटे के लिए आपको ये सॉल्व पेपर करना, ये पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, तो जीएटी में 3 आपके बेसिकली आपके सब्जेक्ट कह सकते हैं, को सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड वन इज साइंस एंड थर्ड वन इज जीके। हर एक वो सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि एक बार अच्छे से देख लेना। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं होता है इसको पार करना, बट स्टिल इसका जो सिलेबस होता है वो होता है क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस होता है। जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जो क्लास 12 में पढ़ा है, वही मैथमेटिक्स का सिलेबस है। थोड़ा बहुत आपको जेई के भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। आई वुड से आजकल जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आपको थोड़े जेई के भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। जीएटी में 3 सब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू कि इंग्लिश होता है, साइंस होता है और जीके होता है। तो इंग्लिश की यही बेसिक ग्रामर और आपकी वोकेबलरी। साइंस आपकी क्लास 7 से क्लास 10 तक की साइंस होती है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। जीके में एज यू ऑल नो कि हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और सीए मीन्स करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। चलो जी, टोटल वैकेंसीज कितनी आती हैं कि सर वैकेंसीज तो बता दीजिए। वैकेंसीज आपकी टेंटेटिव होती हैं, 400 प्लस आपकी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। लेकिन हालांकि ये देखा गया कि बढ़ती ही बढ़ती हैं, घटती बहुत कम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स की काफी कमी चल रही है, तो इसके वजह से ये वैकेंसीज आपकी बढ़ भी जाती हैं। बॉयज की जो वैकेंसीज होती हैं 380 प्लस होती हैं, गर्ल्स की इतनी होती है 20 प्लस होती हैं। आप लोग वैकेंसीज के ऊपर ना जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, इफ यू आर कॉम्पिटिटिव इनफ, देन इट मीन्स कि आप इसको मेक इट कर पाओगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यहां पर मैं आपको कट ऑफ बताना चाहता हूं। अभी जो एनडीए 1 2025 हुआ था, तो इसका जो कट ऑफ है ऑफिशियल तो नहीं आया अभी, बट स्टिल ये माना जा रहा है कि 340 प्लस गया था कट ऑफ आउट ऑफ 900। क्योंकि आपका 300 का पेपर किसका है मैथमेटिक्स का, 600 का पेपर किसका है जीएटी का। तो इन टोटल कितने मार्क्स, 900 में से कितना कट ऑफ गया 340 प्लस कट ऑफ गया। इससे पहले जो कट ऑफ जाता था वो आपके 290s में कट ऑफ जाता था, 294 हो गया, 293 हो गया, इस तरीके से कट ऑफ जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2025 में कितना गया कट ऑफ, वो गया आपका 340 प्लस। तो इट मीन्स कि आप अपना टारगेट बनाकर रखो 350 प्लस का। क्लियर, आई वुड से ये जस्ट कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट है ये 350 प्लस, बट आपको अगर मेरिट में आना है तो आपको 450 नंबर चाहिए। 450 प्लस आपको मेरिट में आने के लिए चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ होता है मैथ्स के लिए। अभी हाल फिलहाल में आप इतना ध्यान में रखो कि 75 मार्क्स लेने कंपलसरी है। मैथ्स में 75 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। जीएटी में आपको 150 मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर आप इन दोनों में से जैसे मान के चलो आपने जीएटी में पूरे 600 में से 600 नंबर ले आए, लेकिन मैथ्स का कट ऑफ भी पार नहीं कर पाए, तो आप सिंपल क्या हो जाओगे, मेरिट आउट हो जाओगे, ठीक है ना। मेरिट आउट इन सेंस जो आपके पहली जो मेरिट आती है जिसमें रिजल्ट अनाउंस होता है, तो उसमें रिजल्ट आपका नहीं आएगा। मतलब आपको दोनों पेपर को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ में कट ऑफ को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। अगर मैं आगे की बात करूं, फिर उसके बाद क्या होता है, तो सिंपल क्या होगा, आपको बुलाया किसके लिए जाएगा, एसएसबी के लिए, ठीक है ना। डोंट वरी, दिस इज मी, ठीक है। तो ये मैं ही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो अगर एनडी दे चुके हैं, फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आई थिंक यू आर वेरी अवेयर अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड है वो 1 एफएसबी देहरादून का है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, कब मिलेगा ये चीज, जब आप वंस यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, आफ्टर सम टाइम यू गॉट द एसएसबी डेट्स एंड द एसएसबी बोर्ड्स, तो उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू आपको पता ही है कि 5 डे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एसएसबी में एक चीज और बहुत अजीब सी देखी गई है कि ये जो 5 डे प्रोसेस है इसको 4 डे बनाने की तैयारी में है, ठीक है। अब ये क्या कैसे है वो मैं अलग वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझो कि एसएसबी इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है मेडिकल्स, और मेडिकल्स नॉर्मल नहीं होता है, स्टैंडर्ड मेडिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है आपकी, एंड देन आपको ज्वाइनिंग आता है कब, जुलाई में या फिर आपका जनवरी में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो भी आपको एनडी से रिलेटेड थी मैंने ये बताया। अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है इसको लेकर, ठीक है ना, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं कि सर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद टू एवरीवन।